हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के टॉपिक जो है उसका नेक्स्ट सेक्शन हम लोग रीड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल लेवल की सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एशियन की। तो यहाँ पर बताया गया है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ था 1939 में और एंड हुआ 1945 में। उससे पहले का जो टाइम पीरियड था और उसके बाद का जो टाइम पीरियड था, एशिया में जितने भी रीजन्स, एशिया में जितने भी नेशंस थे, उन सभी नेशंस को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो फेस करने पड़े। अलग अलग तरह के रिजल्ट्स उनको देखने को मिले, जो कि किसकी वजह से रिपीट हो रहे थे, कॉलोनियलिज्म की वजह से। कुछ जगह पे यूरोपियंस अम्पायर जो थे वो कॉलोनीज लगा के बैठे थे और कुछ जगह पर जापानीज़ जो थे उन्होंने कॉलोनीज लगाई हुई थी। जैसे ही वॉर एंड होती है 1945 में, तो वहाँ पर एशिया के नेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो देखने को मिल रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे कि नेशन बिल्डिंग कैसे हो, हाउ वी क्रिएट और नेशन, हाउ वी क्रिएट और कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, किस तरह से अपने नेशन को बिल्ड करें। उनके माइंड में ये कंसेप्शन बैठ रही थी, ये प्रॉब्लम उनके सामने बैठ रही थी। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम थी पॉवर्टी, हाउ टू गेट रीड पॉवर्टी फ्रॉम आवर नेशंस, अपने नेशंस में से पॉवर्टी को कैसे गेट रीड करा जाए। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को किस तरह से यहाँ से ख़त्म किया जाए, किस तरह से इरेडिकेट किया जाए। और उनके ऊपर ये भी प्रेशर था कि जो ग्रेट पावर्स थी, जो कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर थी, उनमें से किसी एक को ज्वाइन करना। तो उससे क्या होना था, अगर ये मतलब एशिया के जो रीजन्स थे, अगर वो कोल्ड वॉर के टाइम पर उस टाइम के राइवलरीज़ के साथ मिल जाते तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते। और वो किसके बीच में कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते, साउथ ईस्ट एशियाज़ के बीच में जो कंट्रीज़ थी उनमें ये कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स जो थे वो देखने को मिल सकते थे। और एशियन जो थी, एशियन कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने कहा हम लोगों को क्या करना है, कोऑपरेट करना है, कुछ ऐसे स्टेप्स टेकन करने होंगे जिससे हम लोग थर्ड वर्ल्ड के साथ यूनाइट हो सकें। जैसे बंडंग कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि बंडंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। और नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थी वो भी इसी के टाइम पर देखने को मिली। मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट भी ये कुछ ऐसे ही नेशंस थे, जो ऐसे नेशंस थे जिन्होंने ना यूएसए को ज्वाइन करा था और ना यूएसएसआर को ज्वाइन करा था। ठीक है, तो इन्होंने मतलब ये अलग ही इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म करा था। और उसके बाद देखा गया इनका बीच में एक इनफॉर्मल कन्वेंशन होती है, जिससे ये दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं, साउथ ईस्ट एशियन मतलब रीजन्स थे और साथ में नाम कंट्रीज़ थी। नाम कंट्रीज़ कौन सी थी, कोई बता रहा है? हाँ जी, बताओ मेरे को कमेंट करके। ठीक है, तो अगर नहीं पता चलेगा तो मैं खुद बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव था कि हम लोग कोऑपरेट करें और कोऑपरेट करके हम लोग कुछ जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सल्यूशन जो है वो तभी निकाल सकते हैं। और उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन जो मतलब नेशंस थे, उनके पास एक अल्टरनेट था कि हम लोगों को एक ऐसी एसोसिएशन फॉर्म करनी होगी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी होगी जो क्या करेगी, हमारे जितने भी एशिया में आने वाले रीजन्स हैं, नेशंस हैं, उनमें नेशन बिल्डिंग की जो प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक बैकवर्ड की जो प्रॉब्लम है, वो तभी गेट रीड हो सकती है जब हम लोग सभी नेशंस जो हैं वो एक साथ आके कोऑपरेट करेंगे। तभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश करी जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, जिसको हम लोग एशियन कहते हैं। ठीक है, और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1967 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। जब इसको इस्टेब्लिश करा गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी, जिनका नाम था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और ये बैंकॉक में डिक्लेरेशन हुई थी जब इन्होंने सभी ने सिग्नेचर करे थे ये इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद। ठीक है, और एशियन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना, एसेलरेट करना, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें। ये इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने कैसे करनी थी, सोशल प्रोग्रेस के थ्रू, जिस तरह से कि वो सोसाइटी को प्रोग्रेस, एक
प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर्म कर सके और कल्चरल डेवलपमेंट से, ताकि हम लोग कल्चर को भी डेवलप कर सकें। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था उनका? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में उनका ये मोटिव था कि हम लोग रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करें। मतलब हम लोग अपने जो देश हैं हमारे यहाँ पर जितने भी जो एशिया से बिलोंग करते हैं उन सभी में हम लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट करें और स्टेबिलिटी जो है उसको भी इंजॉय करें। मतलब रूल ऑफ लॉ जो है उसको मतलब फॉलो करें, उसको डिनाई ना करें। तभी जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में इंसर्ट करे गए हैं प्रिंसिपल्स, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर सर्वाइव करें। कुछ साल बीतने के बाद ब्रूनी, दारुसलाम, वियतनाम जो थे, लाया पीडीआर, म्यांमार जो कि बर्मा है, कंबोडिया जो थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, एशियन एसोसिएशन को ज्वाइन कर दिया ताकि उसको और ज़्यादा मजबूती मिल सके, वो और ज़्यादा ताकतवर हो सके, और ज़्यादा पावरफुल हो सके। अब इसकी नंबरिंग जो थी वो बढ़ के कितनी हो चुकी थी, 10 हो चुकी थी। जैसे कि यूरोपियन नेशंस के बारे में, यूरोपियन यूनियंस के बारे में आपने पढ़ा था, उनकी भी कोई डिज़ायर थी, उसी तरह से एशियन जो थे उनका भी सुपर नेशनल क्या था, स्ट्रक्चर्स थे, उनके भी इंस्टीट्यूशंस थे। अब एशियन कंट्रीज़ जो थी वो क्या करती थी, वो कंट्रीज सेलिब्रेट करती थी एशियन वे। अब ये एशियन वे क्या था, एक फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन थी, एक मतलब इंटरेक्शन होती थी सभी नेशंस के बीच में। वो अपने फॉर्मल इनफॉर्मल जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी उन सभी प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करते थे, ठीक है, और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की बातचीत होती थी। उसके बाद वो नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की बात करते थे, जो उस टाइम पर बहुत क्रिटिकली क्या कर रही थी, फंक्शनिंग कर रही थी। उसके बाद कुछ टाइम और बीतने के बाद देखा गया, अब इकोनॉमीज़ जो थी वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगी वर्ल्ड लेवल पे। अब एशियन जो था वो उसे थोड़ा और बढ़ाना था अपने एरियाज़ को, और उनके ऑब्जेक्टिव जो थे अब सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर को छोड़ के थोड़ा और बढ़ना शुरू हो गए। 2003 में एशियन ने क्या किया, मूव किया किसकी तरफ, कि जो पाथ जो रास्ता यूरोपियन यूनियंस ने अपनाया था, हम भी उसी तरह की अपनी इकोनॉमी को, अपने वेज़ को चेंज करेंगे। तो जिस तरह की यूरोपियन यूनियंस की कम्युनिटीज़ थी, उनके 3 पिलर्स थे, तो हम लोग भी उसी तरह के 3 पिलर्स जो हैं वो फॉर्म करेंगे, लाइक एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। दीज आर 3 पिलर्स ऑफ एशियन कम्युनिटीज़, ठीक है। और ये 3 पिलर्स जो थे वो अलग अलग तरह के क्या देख रहे थे, अलग अलग तरह के फील्ड्स को कवर कर रहे थे। अब एशियन जो सिक्योरिटी कम्युनिटी थी वो किस पे ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मतलब जितने भी टेरिटरी में, जितनी भी बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको बाहर नहीं लेके जाया जाएगा, उनको पीसफुली सॉल्व किया जाएगा, कोई आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पीसफुली उसको सॉर्ट आउट करा जाएगा। 2003 में एशियन ने कुछ एग्रीमेंट्स किए जिसके मेंबर्स स्टेट्स जो थी उनने ये प्रॉमिस किया, हम लोग हमेशा पीसफुल ही बिहेव करेंगे, न्यूट्रलिटी रखेंगे, कोऑपरेट करेंगे, किसी के पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे हर एक नेशनल डिफरेंसेस की, और सॉवरन राइट्स जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करे हैं उन सभी की हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या किया गया, एक एशियन रीजनल फोरम जो थी उसको इस्टेब्लिश किया गया। अब ये जो फोरम थे उसको इस्टेब्लिश किया गया 1994 में, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो क्या करती थी, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज़ में कोऑर्डिनेट करती थी, एशियन जो थी। अब ये एक अभी भी प्रिंसिपली एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही थी। तो एशियन रीजन्स जो थे अगर हम उसको पूरा देखें तो एक स्मॉलर इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता था, जो यूएस पे करता था उसका एक बिल्कुल स्मॉल प्रोपोर्शन जो था उसको कंपेयर करा जाता था। अब यूरोपियन यूनियन और जापान जो थे उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी एशियन के मुकाबले से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया इसके जो अकाउंट्स थे वो ग्रो तो हो रहे थे, लेकिन
रीजनल और कुछ और प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो सके। अब एशियन का जो ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक कम्युनिटी का, वो क्या था कि हम लोगों को कॉमन मार्केट क्रिएट करना होगा जो क्या करेगा, प्रोडक्शन का जो बेस है वो कहाँ से होगा, एशियन के अंदर जो सिस्टम है वहीं से, एशियन के जितने भी स्टेट्स हैं जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं वहीं से ही लिया जाए, ठीक है। और उनको सोशल असिस्टेंस दिया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी जाए उन रीजन्स की। और ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसको ये भी बताया गया कि आप लोग एशियन के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करो ऐसे मेकेनिज़म से कि इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स जो हैं वो कभी हो ही ना, और कोई भी पीसफुली, मतलब हर एक डिस्प्यूट जो है उसको पीसफुली सेटल करना है। एशियन जो था उसका मेन फोकस था कि मुझे क्या करना है, फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट करना है जिससे कि बहुत सारे नेशंस जो हैं वो एफटीए को साइन करेंगे, वो इजीली एक नेशन से दूसरे नेशन में मार्केट को लगाने के लिए मूव ऑन कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्सेस, ठीक है। और लेबर जो सर्विसेज हैं उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यूएस और चाइना जो थे वो ऑलरेडी बहुत तेज़ी से नेगोशिएशंस कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे किसके रिलेटेड, फ्री ट्रेड एरियाज़ के बारे में, किसके साथ, एशियस के साथ, ठीक है, एशियन के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।